हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आ रहा है, जिसमें हम मेनली 2018 से लेकर के जो अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, अभी जैसे हमारे पास लेटेस्ट 2024 का अवेलेबल है, बट जैसे जैसे और एग्जाम्स अवेलेबल होते जाएंगे उनकी सॉल्व वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ पाएंगे। क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, पीवाईक्यूज की जो अपनी इंपॉर्टेंस है उसको आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इवन जब बात यूजीसी नेट एग्जाम की आती है तो उसमें बहुत मतलब मान के चलिए काफी बड़ा एक पोर्शन है, यू कैन से सिग्निफिकेंस है पीवाईक्यूज का, जिसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे हम किस तरीके से इसको अप्रोच करने वाले हैं, तो ये जो है आप मेनली हम इसको लेकर के चलेंगे 25 क्वेश्चंस पर डे। तो एज वी नो 2018 के बाद में जो पैटर्न है एग्जाम का चेंज हो चुका है। पहले बेसिकली सब्जेक्ट का जो पेपर होता था उसमें 2 पेपर होते थे, एक पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे, दूसरे में 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन होते थे। ये पैटर्न चेंज करके अब जो है वो क्या कर दिया गया है, अब 100 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 200 मार्क्स। तो हम डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी 4 दिन में हम अपनी एक जो यूनिट है, एक जो पेपर है उसको कवर कर लेंगे। आपको शुरू में लग सकता है थोड़ा कि हम टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज पीवाईक्यूज सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, पीवाईक्यूज से जो हमें सीखना है, जो कॉन्सेप्ट है, उन पे भी हम बात करेंगे। तो 25 क्वेश्चंस पर डे, ट्रस्ट मी, इसको आप फॉलो करते रहें अपने एग्जाम तक, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरी एडवाइस माने तो। अगर आप पीवाईक्यूज पे, और अगर आप सोच रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का भी लेटर ऑन, अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, तो भी प्रायोरिटी पीवाईक्यूज को दें। ये इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारी थीम्स जो हैं यहाँ पे रिपीट होती हैं। चलिए, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के अलावा आपको और कोई भी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत जल्दी ही पेपर 1 के लिए यानी जनरल पेपर के लिए भी कंटेंट हमारे चैनल पर आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम ना स्पीड में चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वुड्रो विल्सन्स आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल इन द ईयर 1887। यानी वुड्रो विल्सन का जो ऐसे है वो 1887 में कौन से जर्नल में पब्लिश किया गया था। तो आंसर बहुत सिंपल है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। आप ध्यान रखिएगा, वुड्रो विल्सन ने, एक तो ये इनके ऐसे का नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा कौन से साल में पब्लिश हुआ था, और तीसरा कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था। ये तीनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड इनिशिएटिव एज अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम सबको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल थिंकर्स जाने जाते हैं। क्लासिकल थिंकर्स में कौन कौन आ जाते हैं, मेनली जैसे हेनरी फयोल का नाम आता है, गुलिकन उर्विक का नाम आता है, मुनिन रायले का नाम आता है। ठीक है, तो ये सारे क्लासिकल थिंकर्स हैं। इवन आप टेलर को भी क्लासिकल थिंकर मान सकते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। तो इनिशिएटिव जो है वो फयोल ने दिया था। इनिशिएटिव का जो डिस्क्रिप्शन है, अपने जो 14 प्रिंसिपल्स फयोल बताते हैं उनमें से एक इनिशिएटिव भी होता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द एनपीए। एनपीए के संदर्भ में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। अच्छा, हिंदी में भी मैं बताते हुए चलूंगी, जिन लोगों का हिंदी मीडियम है उनको भी, कि नवलोक प्रशासन के संदर्भ में क्या चीज सही नहीं है। नॉट करेक्ट, पहले तो स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। सो पहला, वैल्यू न्यूट्रलिटी इन इट्स अप्रोच, स्ट्रेसेस फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, फोकस ऑन क्लाइंट सेंट्रिसिटी, रेलेवेंस टू सोशल रियलिटी। मतलब मूल्य तटस्थता पर उन्होंने बात करी है, ढांचागत परिवर्तनों पर उन्होंने बात करी है, ग्राहक केंद्रित चीजों पर उन्होंने बात करी है, या सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति प्रासंगिक होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसके लिए आपको गोल्स ऑफ एनपीए पता होने चाहिए। गोल्स ऑफ एनपीए 4 हैं, हमें पता है। पहला कौन सा है, रेलेवेंस। उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रासंगिक होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी चेंज ओरिएंटेड, बदलाव आने चाहिए। सोशल इक्विटी ये लेकर के आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल इक्विटी। और इन्होंने वैल्यूज कहा था कि वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मूल्य होने चाहिए। सोशल इक्विटी, समाज के अंदर इक्विटी
लानी चाहिए, बदलाव होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात नहीं करी इन्होंने कहा था वैल्यू एडिड होना चाहिए, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ओके, तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा आपका, वैल्यू न्यूट्रलिटी इन इट्स अप्रोच, नॉट करेक्ट पे ध्यान देना आपने। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द थ्रस्ट एरिया ऑफ एनपीएम, करेक्ट, ठीक है। थ्रस्ट एरिया ऑफ एनपीएम यानी कि एनपीएम ने किन किन चीजों पर फोकस किया था। ओके, नवलोक प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्र के बारे में क्या चीज सही है, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी तंत्र का आकार कम करना, मिनिमल गवर्नमेंट यानी न्यूनतम राज्य, मैक्सिमम गवर्नमेंट यानी मिनिमल स्टेट यानी न्यूनतम राज्य, मैक्सिमम गवर्नमेंट यानी अधिकतम सरकार, न्यू वेज फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब एनपीएम है क्या, एनपीएम बेसिकली प्राइवेटाइजेशन पर बेस्ड है, यानी प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और साथ ही साथ एनपीएम कहता है कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो कम से कम होना चाहिए। ओके, तो अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को देखोगे तो डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का साइज कम होना चाहिए। मिनिमल स्टेट, ये भी सही है, स्टेट का रोल कम होना चाहिए, क्योंकि एनपीएम से पहले रोल बैक ऑफ स्टेट की भी तो हम बात करते हैं कि सरकार को, सॉरी, स्टेट को पीछे हटना पड़ेगा। बहुत सारा काम जो सरकार खुद करती है वो अब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाना चाहिए। तो क्या मैक्सिमम गवर्नमेंट पे हम बात करेंगे, नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, मैक्सिमम गवर्नमेंट पे हम नहीं फोकस करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शंस में अगर मैं सी स्टेटमेंट हटा दूं तो ऑप्शन ए निकल जाएगा, ऑप्शन बी नहीं रहेगा, ऑप्शन डी नहीं रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट बी सही है और स्टेटमेंट डी सही है, न्यू वेज फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, बिल्कुल। अब एनपीए जो है, एनपीएम 1990s में फेमस होता है। ओके, खास करके 1992 की आई हुई बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के बाद में। लेकिन एनपीएम को सपोर्ट करने की कुछ थ्योरीज है एनपीएम को सपोर्ट करते हुए, जैसे एक आपका आता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती है। फिर आता है न्यू राइट फिलोसफी, ये भी प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है। फिर आता है न्यू लिबरलिज्म, ये भी जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है, न्यू लिबरलिज्म भी। और फिर आता है थैचरिज्म और रीगनिज्म। अब ये जो है आप याद रखिएगा कि जहां पर भी आपको ये टर्म्स दिख जाए, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, तो इसमें ये सारी की सारी टर्म मार्केट को प्रेफर करती हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट कम से कम हो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। ओके, तो ये मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेज हैं। आई होप आपको याद रहेगा। अच्छा, ये करेक्ट और इनकरेक्ट पे भी ध्यान देना। इसी स्टेटमेंट को अगर इनकरेक्ट पूछा जाता तो फिर क्या हो जाता, स्टेटमेंट सी हो जाते। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द डिफिकल्टीज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एजेंसी, द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस्ड है न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज इंटरऑपरेबिलिटी, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क सोसाइटी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। पहले तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में। ओके, और इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं, उन डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ने इंट्रोड्यूस करा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, इंटरऑपरेबिलिटी है। ओके, अब इस चीज को हो सकता है आप ढंग से समझ ना पाए हो या थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आप करेक्ट आंसर पर पहुंच पाएंगे। जैसे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेटवर्क सोसाइटी है। नेटवर्क सोसाइटी ऑल्दो हमें लगता है नेटवर्क गवर्नेंस या कोलैबोरेटिव गवर्नेंस जो है इस चीज से रिलेटेड है, बट नहीं, इन्होंने नेटवर्क गवर्नेंस या नेटवर्क सोसाइटी भी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे समझिए, देखिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर यानी कि मार्केट, और सिविल सोसाइटी, ठीक है, जो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस और नेटवर्क सोसाइटी है ये इनके कोलैबोरेशन की बात करती है, इनके नेटवर्क की बात करती है। जबकि क्वेश्चन है गवर्नमेंट के अंदर ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। अगर ये इंटरसेक्टोरल की बात हो रही होती, यानी
डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात हो रही हो तो तब हम शायद कोलैबोरेटिव गवर्नेंस को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने आई है, ये जो टर्म्स आपके सामने आई हैं, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो एमसीक्यूज का यही फायदा होता है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपको हमेशा जो ऑप्शन सही है वो तो पता ही है, उसका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस भी दिए हैं उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोलैबोरेटिव गवर्नेंस आपके सिलेबस का हिस्सा है और अगली बार आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क सोसाइटी मतलब क्या है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है। तो देखिए, नेटवर्क सोसाइटी का मतलब होता है कि जो नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे डिजिटल टाइम है अभी फिलहाल, तो डिजिटल एरा के अंदर जो नेटवर्क्स क्रिएट हो रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इस वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं। तो अब क्या है, समाज आपस में जुड़ा हुआ है, नेटवर्क सोसाइटी जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये क्या कहलाती है, नेटवर्क्ड सोसाइटी जो है वो कहलाती है। दूसरा, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस जो है वो काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है, मतलब सहयोग है, कोलैबोरेशन है, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट है, बिजनेस या मार्केट है, या जो सिटीजन्स हैं और सिविल सोसाइटी है, उन सब का कोलैबोरेशन है ऐसे पब्लिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो नॉर्मल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की प्रोसेस या गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। देन कम्स द डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो हम सबको पता है, हमें समझना है डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, राइट। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो होती है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी डिस्कशन करते हो, डेमोक्रेसी मीन्स एग्रीमेंट काइंड ऑफ, कि सब लोग क्या कर रहे हैं, कंसेंसस पे पहुंच रहे, सहमति की बात हो रही है, राइट। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंसस, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, थॉटफुल डिस्कशन होता है, डिबेट होता है सिटीजन्स के बीच में, सिर्फ वोटिंग से सब कुछ डिसाइड नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अभी जो हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं उसमें सब कुछ वोटिंग से डिसाइड होता है, बट यहाँ पे सब कुछ वोटिंग से नहीं है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में डिस्कशंस होते हैं, यानी एक एडवांस लेवल है डेमोक्रेसी का। आप डिस्कशन करते हो, आप लोगों को अवेयर कराते हो, उनको इन्फॉर्म करते हो, उनसे सलाह मशवरा करते हो, फिर जाके आप डिसीजन लेते हो। सिर्फ हाँ या ना से नहीं होता, पूरा डिबेट एंड डिस्कशन होता है, तब आप किसी एक चीज पर, एक मुद्दे पर कंक्लूजन पर पहुंचते हो, राइट। तो इस तरीके से आपने इन टर्म्स के मीनिंग भी जो है वो समझने होते हैं। 6th क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेनिफिटेड बाय इजी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात तो सही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा तो हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नए टूल्स आने के बाद में। रीजन क्या है, रीजन दिया गया है कि ई गवर्नेंस हैज बिकम एक्सेप्टेबल फॉर्म इन कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस, नॉट ओनली बिकॉज इट इज कॉस्ट एफिशिएंट बट ऑल्सो बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट एंड टाइम सेविंग। अब ई गवर्नेंस आज के टाइम पे बहुत फेमस है, आप देखिए हर चीज आपको जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। इवन कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज भी चाहिए तो अब आपको गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली उसकी एक्सेस जो है अपने मोबाइल फोन पे, अपने कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो चीज है ये बेहतर बनाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बोथ असर्शन एंड रीजन जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो दोनों ही सही हैं और सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड फॉरमैन। नाउ पहले तो आप ये समझिए कि फॉरमैन होता क्या है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर किस लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए, और इन्होंने कहा था कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अब फोरमैन क्या होता है, फोरमैन होता है जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये कौन होते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट है, और यहाँ पे आप मान के चलिए इसके बाद में जितने भी हैं ये वर्कर्स हैं, ये काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। तो एक जो सुपरवाइजर होता है वर्कर्स पे, जो एक सुपरवाइजर है वो है वर्कर ही, ठीक है, वो है वर्कर ही, लेकिन वर्कर्स में थोड़ा सा मतलब ऊपर वाली क्वालिटी का है। वर्कर्स में ही जैसे एक लीडर होता है तो वो फॉरमैन है, वो काम करवाता है, जैसे एक ग्रुप का लीडर होता है, तो ठीक वैसे ही फॉरमैन होता है। जो लोग मैकेनिकल और इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको शायद पता होगा, इंडस्ट्रियल टर्म है फॉरमैन का। तो फॉरमैन जो है कुछ अलग नहीं है, बस फॉरमैन एक बेहतर वो माने जाते हैं, थोड़ा सा सुपीरियर वर्कर आप बोल सकते हो फॉरमैन को। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन्होंने बेसिकली 8 क्वालिटीज बताई हैं। उनमें से क्या क्या है, उन्होंने कहा था कि मैनुअल डेक्सटेरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसके अलावा
टैक्ट और जजमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कॉम्पिटेंस की सच वो बात नहीं करते हैं, उनका कॉम्पिटेंस को लेकर के इतना क्लियर व्यू नहीं है, हालांकि वो 8 जो है वो व्यू पॉइंट बताते हैं। अब ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी 8 क्वालिटीज हैं जो टेलर फॉरमैन के अंदर देखते हैं, फॉरमैन के अंदर चाहते हैं। जस्ट सिंपली गूगल कर सकते हैं आप, आपको वहां पर उसके आंसर्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बिकॉज 8 हैं वो एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई ऐसे शॉर्ट तरीका नहीं है कि इस तरीके से आप उसको याद करके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट येस, कॉम्पिटेंस इज नॉट वन ऑफ देम, ओके। हाँ, बाकी 3 आपको पता चली गया, मैनुअल डेक्सटेरिटी है, टैक्ट है, राइट, इससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा। देन गुड फॉरमैन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, सो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें एक तरफ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ ऑथर्स के नाम है, एक तरफ बुक्स के नाम है। डू वन थिंग, एक A4 साइज शीट लीजिए और उसके ऊपर जो है एक बनाइएगा, आप जैसे PYQ सॉल्व कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाइएगा जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स दिए हुए हैं उसकी, ठीक है। एक बनाइएगा जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनकी, ठीक है, और एक बनाइएगा जितनी भी कमेटीज दी गई हैं उनकी, ओके। ये आपके अपना एक फैक्ट बुक जो है वो तैयार हो जाएगी। और एक बनाइएगा जितने भी इंस्टीट्यूट्स मेंशन है, ये मैं फैक्ट्स के लिए बोल रही हूँ, जितने बुक्स एंड ऑथर हैं एक पेज पे वो लिखिए, 1 या 2 पेज के ऊपर आ जाएगा सारा डेटा। फिर जितने आर्टिकल्स हैं, आप रिपीट थीम बहुत देखेंगे आर्टिकल्स में। दूसरा, जितनी कमेटीज बताई गई हैं, राइट डाउन दोज कमेटीज, जितने इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं, उन इंस्टीट्यूशन को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उनके बारे में। और एक स्टेप अगर आप आगे जाते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी आप लॉज वगैरह पढ़ते हैं, रूल्स हैं, वैसे तो आर्टिकल्स में ही आ जाता है, बट इसमें एक्ट्स भी इंक्लूड कर लीजिएगा। जितने भी एक्ट्स आते हैं इनको सेपरेटली भी आप मेंशन कर सकते हैं, साथ में भी उन एक्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी अपनी एक फैक्ट बुक जो है वो खुद की तैयार हो जाएगी सिर्फ PYQ से। एंड ट्रस्ट मी, ये किसी बुक में कहीं पर भी किसी भी नोट्स में ये चीज जो है नहीं दी होती, ये आपका अपना कंटेंट है जो आप अपनी मेहनत से तैयार करोगे, ओके। तो पहला जो है वो आप अपनी बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला नाम क्या है? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का। पहले समझते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जो है वो हैं कौन। तो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जाने जाते हैं मेनली सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, यानी ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनकी बुक क्या होगी? इनकी बुक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एक आंसर हमें मिल गया, एक आंसर क्या है? 2 है। फिर आता है निग्रो एंड निग्रो का। निग्रो एंड निग्रो बेसिकली जैसे आप डेफिनेशंस पढ़ते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पर इनका काफी जिक्र आता है। ये मॉडर्न टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इनकी बुक है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आते हैं विक्टर ए थॉमसन। ये जाने जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के काइंड ऑफ क्रिटिक के तौर पे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ब्यूरोपैथोलॉजी का, ठीक है, ब्यूरो पैथोलॉजी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियां इन द सेंस जैसे रेड टेपिज्म है, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, वो चीज क्रिएट होती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बुक इन्होंने पब्लिश करी है। फिर आता है पीटर एम ब्लाउ। तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। पीटर एम ब्लाउ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के, जब आप मैक्स वेबर पढ़ते हो तो उनके क्रिटिक्स या उनके जो सहयोगी हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनकी लिस्ट दी हुई होती है, जिसमें पीटर एम ब्लाउ का नाम भी आता है। अब आप अपनी तरफ से आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बुक्स हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहला तो जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसके लास्ट में ना बुक्स की सारी लिस्ट दी हुई है, वो याद कर लो। दूसरा, जब बुक्स देख रहे हो ना तो 2-4 बुक्स भी अगर आप याद रख पाते हो, जैसे फ्रेडरिक्सन का अगर आपको पता है, आपको ज्यादा नहीं थॉमसन का पता है, तो अभी ये क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ओके। दूसरा आप क्या करो, अभी मैंने आपको बताया लक्ष्मीकांत की बुक में मेंशन है। दूसरा आप एक काम करो कि जहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, ये जो चीज है ना जहाँ पे सिमिलर वर्ड्स होते हैं वहां पर ज्यादातर यूजीसी जो है वो क्वेश्चन पूछती है। ज्यादातर क्वेश्चन उसी में आते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो उसके लिए जस्ट मेंटेन अ बुक
भाई रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करके पढ़ो। कोई बुक है उसका कंटेंट क्या है, किस साल में लिखी गई थी, एक क्रोनोलॉजी के अंदर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रह पाएगी। ओके जी, तो इसका आंसर क्या होएगा? ए का आ जाएगा आपका 2, निग्रो एंड निग्रो का मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, ए का 2, बी का आपका 3, सी का 1, डी का 4, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आता है आपका हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द मैक्स वेबर्स बुक इनटू इंग्लिश। तो ये जो बुक है वर्ड शाफ्ट एंड जीजल शाफ्ट में भी हो सकता है, ये जर्मन बुक है, जर्मनी के अंदर सॉरी जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई है, तो मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बट ये ट्रांसलेट किसने की थी इंग्लिश में? तो ये ट्रांसलेट करी थी टालकेट पार्सन ने। टालकेट पार्सन बेसिकली एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट हैं और इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं। इन्होंने सोशल एक्शन प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप करे हैं और इनके खुद की जो बुक है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, तो टालकेट पार्सन खुद भी सोशल एक्शन अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, सोशल एक्शन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि बाकी के 3 लोग कौन है? रॉबर्ट प्रेस्थेस, एडवर्ड शेल्स एंड हेनरी फिंच, रॉबर्ट मर्टन। ये तीनों के तीनों ही मैक्स वेबर के क्रिटिक्स भी हैं और उनकी थ्योरी को इन्होंने काफी डिटेल में पढ़ा भी है। एक जो क्रिटिक होता है ना वो एक्चुअल में पहले पूरे वर्क को पढ़ता है फिर जाके वो क्रिटिक बनता है। तो मैक्स वेबर के काम को इन्होंने ट्रांसलेट भी करा है, इन्होंने समझा है, इन्होंने उनके ऊपर कमेंट्री करी है। तो आपको जो है जब आप मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ते हो तो आपको इन तीनों का नाम पता होना चाहिए, खास करके इनकी बुक्स का नाम। ओके, खास करके इनकी बुक्स का नाम गूगल करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाओ, यही पीवाईक्यू सॉल्व करने का फायदा होता है। लिखो रॉबर्ट प्रेस्थेस की बुक क्या है, शिल्स एंड फिंच की बुक कौन सी है, पार्सन की कौन सी है, रॉबर्ट मर्टन की कौन सी है, क्या ये कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं? जैसे टालकेट पार्सन का भी मैंने आपको बताया सोशल एक्शन के लिए जाने जाते हैं, सोशल एक्शन प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक, ऐसे ही रॉबर्ट प्रेस्थेस, मर्टन। और दूसरा एक और आइडिया देती हूँ, क्या इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ कहा है? क्या इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताई है? क्या इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, डेलिब्रेटिव ब्यूरोक्रेसी ऐसी कोई टर्म इन्होंने कॉइन करी है? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो हाईलाइट करके रख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द एल्टन मेयोज स्टडीज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले कौन सी स्टडीज हुई थी, बाद में कौन सी, उसको स्टडी में वो रखना है आपने, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहला हमें पता है फर्स्ट इंक्वायरी है, बिकॉज फर्स्ट इंक्वायरी पहले हुई थी, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ था। ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है तो फर्स्ट इंक्वायरी पहले थी, फिर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रेट इल्यूमिनेशन का है। तो मैं सीक्वेंस के हिसाब से चलूँ तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ह्यूमन सेंटिमेंट पे स्टडीज हुई थी, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे और फिर एब्सेंटिज्म पे स्टडीज हुई थी। तो ये सीक्वेंस अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास आंसर सी है, बी ए डी सी एंड ई। ओके, अब आप देख सकते हो इसके, अब आपने क्या करना है, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं, इनके ईयर्स भी याद रख लो। ठीक है, इनके ईयर्स भी याद रख लो। Then, which one of the following is not correct regarding the closeness of administrative management to Weberian theory? यानी कौन सी बात जो है वो वेबर के नौकरशाही सिद्धांत और प्रशासनिक प्रबंधन की निकटता के बारे में सही नहीं है। मतलब दोनों में क्या चीज सिमिलर नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, दोनों में कौन सी बात जो है सिमिलर नहीं है? तो पहला, दोनों के दोनों ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, मतलब ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन वर्कर पे नहीं। बिल्कुल बात सही है। दोनों के दोनों एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये बात भी सही है। दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं, उसमें काम करने वाले वर्कर्स पे नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। बोथ कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनिट ऑफ इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये बहुत बाद में आया। क्लासिकल थ्योरी को बेसिकली क्रिटिसाइज इस बात पे किया जाता है कि एक तो उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट पे बहुत फोकस नहीं किया, दूसरा उन्होंने जो एनवायरनमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो पहली 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूजीसी। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
ठीक है, जो 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट स्टाइल एज पर ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड। तो मैं सोच रही हूँ ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड के ऊपर इस लेक्चर के साथ ही आपको एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड कराऊं, बट ऐसे समझिए ब्लैक एंड माउंटेन जो है वो एक मैनेजमेंट ग्रिड या मैनेजमेंट स्टाइल बताता है, और ये बेसिकली 1964 में ब्लैक और माउंटेन ने, दो लोगों ने मिल करके ये मैनेजरियल ग्रिड सिस्टम बताया था। इस पे इन्होंने बेसिकली 5 तरीके के मैनेजमेंट स्टाइल बताए थे। मतलब अगर हम इस तरीके से समझे, एक तरफ हम एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं मान लीजिए प्रोडक्शन को या कंसर्न फॉर पीपल, और एक तरफ हम रखते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को, ठीक है। तो कुछ मैनेजर होंगे जो लोगों के लिए बहुत फिक्र नहीं करेंगे, ना ही प्रोडक्शन के लिए बहुत फिक्र करेंगे, जिनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर कुछ मैनेजर होंगे जो लोगों के लिए बहुत फिक्र करेंगे, प्रोडक्शन के लिए नहीं। कुछ मैनेजर होंगे जो प्रोडक्शन के लिए बहुत फिक्र करेंगे, लोगों के लिए नहीं। कुछ होंगे जो प्रोडक्शन और पीपल दोनों के लिए बहुत फोकस करेंगे, और कुछ बीच में होंगे। यानी कि इनको अगर हम रखें तो 1 बोल सकते हैं हम इसको, ये 9 1 हो जाएगा, ये आपका 1 9 हो जाएगा, और ये 9 9 हो जाएगा, और ये 5 5 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके इन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं, ये जो अलग अलग स्टेजेस है ना, इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो प्लीज आप है ना इस वीडियो के बाद में ना सर्च करना ब्लैक एंड माउंटेन ग्रिड का, मैं डेफिनेटली इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तब आप वहां से, क्योंकि ये आराम से 5-10 मिनट लेने वाला टॉपिक है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो अपडेट्स वगैरह हुई हैं दैट विल डिस्कस। तो इम्पोवरिश्ड है ना, बेसिक वाला है बिल्कुल, कि ना लोगों की परवाह, ना प्रोडक्शन की परवाह, ना रिजल्ट की चिंता, ना लोगों की चिंता, लो कंसर्न फॉर रिजल्ट, लो कंसर्न फॉर पीपल, राइट। इसका बिल्कुल बेसिक सा आंसर ये आ जाएगा। बाकी की जो है इन सब के लिए भी जो टर्म है वो दी गई है, बट आई आस्क यू टू जस्ट वॉच दैट वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ब्लैक एंड माउंटेन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो पहली मेन एक्टिविटी दे रखी है और एजेंसीज के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले एजेंसी देखती हूँ, फिर मैं उसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बात करूंगी। सो टेक्निकल स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी स्टाफ एजेंसी। इसमें मुझे ऑक्सिलरी स्टाफ एजेंसी का पता है जो हाउस कीपिंग का काम करती है, राइट। तो हेयर आई कैन सी कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट इन देयर एरिया ऑफ वर्क, प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम टेकिंग हैस्टी एंड रॉन्ग डिसीजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस कीपिंग एंड परचेजिंग। यानी ये जो है डी इसका 4th का करेक्ट आंसर है। देन कम द स्टाफ एजेंसी। तो स्टाफ एजेंसी हमें पता है काइंड ऑफ एडवाइज करती है, ये एडवाइजरी रोल इनका होता है। तो एडवाइज करना मतलब आप हैस्टी एंड रॉन्ग डिसीजन को रोकते हो, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। एक्सपर्ट इन देयर एरिया ऑफ वर्क, वो टेक्निकल स्टाफ एजेंसी होती है जिनको अपने काम को करने की एक्सपर्टीज होती है। और लाइन एजेंसी इंप्लीमेंट करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनसे उनका ज्यादा रिलेशन होता है। और जैसे कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस एजेंसी है, जैसे पुलिस चौकी है, पुलिस थाना मान लीजिए आप, वो एक लाइन एजेंसी है। उसका मेन काम क्या है, जो पुलिस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना, राइट। ठीक ऐसे ही आपके आसपास एडमिनिस्ट्रेशन की जो फील्ड एजेंसी है उसका काम है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, राइट। तो इस लॉजिक से अगर हम देखें तो हमें मिलेगा ए का 2 होना चाहिए आंसर, बी का हमारे पास 1 होगा, ठीक है, दोनों में से एक है, सी का हमारे पास 3 है, डी का 4 है, यानी आंसर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी के अलावा 14th ऑप्शन पे हम आते हैं। 14th ऑप्शन असर्शन है, द फील्ड एस्टैब्लिशमेंट आर द इम्प्लीमेंटिंग डिविजन ऑफ डिपार्टमेंट and the success of development program depend to a greater extent upon the effective functioning of field establishment। देखो 2 प्रकार की एजेंसी होती है, एक होता है हेडक्वार्टर और एक होता है फील्ड एजेंसी, ठीक है। हेडक्वार्टर मतलब जैसे पुलिस हेडक्वार्टर है, वो आपकी कैपिटल सिटी में होगा, नॉर्मली कैपिटल सिटी में होता है। और फील्ड एजेंसी होती है जो आपके बिल्कुल पास में है, ठीक है, आपके बिल्कुल पास में है, जैसे पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, ये आपकी फील्ड एजेंसी है। तो अब आप ये बताइए, एक तो ये इम्प्लीमेंटिंग डिवीजन है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, आपको नहीं लगता कोई पॉलिसी, कोई डिसीजन जो हेडक्वार्टर में लिया गया है उसके सक्सेसफुल होने की उसके सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो फील्ड एजेंसीज पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली लोगों के साथ टच में है। तो ये आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये ज़्यादा फील्ड एजेंसी पर डिपेंड करता है, राइट। तो ऑप्शन ए भी ठीक है,
रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आता है 15 में अथॉरिटी के बारे में बात करी गई है, काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 4 तरीके की अथॉरिटी दी गई है। पहला है डायरेक्ट अथॉरिटी, डेलीगेटेड अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी। पहले आप डायरेक्ट अथॉरिटी समझिए। डायरेक्ट वर्ड, डायरेक्ट मीन्स जो अथॉरिटी जिसके पास है, ठीक है, अथॉरिटी होल्डर है और जो अथॉरिटी को फॉलो करने वाला है, फॉलोवर है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है। पर्सन ए पर्सन बी को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या कहलाती है, डायरेक्ट अथॉरिटी कहलाती है। ओके, अगर हम इस लॉजिक से देखें तो इंट्रिंसिक बाय स्पेशल नॉलेज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी, इंटरमीडिएट एजेंसी बिटवीन इश्यूर एंड एक्सेप्टर, अनब्रोकन लाइन बिटवीन इश्यूर एंड एक्सेप्टर, यानी ऑप्शन 4 जो है वो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। ए के फोर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन भी हमें वैसे ही पता चल गया कि ठीक है, बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो डायरेक्ट अथॉरिटी होती है जिसमें बीच में कोई भी पर्सन नहीं होता, जो इशूअर है और एक्सेप्टर है उनके बीच में एक लाइन रहती है। डेलीगेटेड अथॉरिटी में क्या होता है, काम ए का था बी को डायरेक्शन देना, ए ने अपने किसी सहयोगी पर्सन एक्स को बोला कि मैं नहीं, अब तुम ऑर्डर दो इसको, डेलीगेशन यही तो होता है। अब बीच में क्या आ गया कि इंटरमीडिएरी आ गया, तो इंटरमीडिएट एजेंसीज बिटवीन इश्यूअर एंड एक्सेप्टर, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी है। फिर आता है फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी मतलब उस फंक्शन की वजह से है, मुझे कोई काम करना आता है, फॉर एग्जाम्पल आई नो हाउ टू टीच, तो आई एम टीचिंग एंड दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, ये उस स्पेशल नॉलेज की वजह से है, राइट। ये फंक्शनल अथॉरिटी, उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने की मेरी जो एबिलिटी है उस वजह से आई डू कमांड सम अथॉरिटी, राइट, ये इस वजह से आता है। आप ये चीज भी फॉलो कर पाओगे, जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह विजिट करते हो तो वहां पर क्या, वो फंक्शनल अथॉरिटी है, दे हैव सम स्पेशल नॉलेज एंड दैट्स व्हाई दे हैव द अथॉरिटी। डॉक्टर बोलता है हम मानते हैं ना, तो वो फंक्शनल अथॉरिटी है। और फिर आता है पर्सनल अथॉरिटी, तो ये फिर सीनियोरिटी के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो फिर पर्सनल अथॉरिटी है। आप हैं, आपकी अपनी अथॉरिटी, आपके एग्जिस्टेंस के साथ आपके वो अथॉरिटी आती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरीज बिलीव दैट अ लीडर इज बोर्न एंड इज नॉट मेड। तो देखो लीडरशिप थ्योरीज में ना एक डिबेट चलती रहती है। क्वेश्चन ये है कि एक लीडर ये जन्मजात होते हैं या बाद में ये गुण सीखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, तो मैं लीडरशिप स्किल्स सीख सकती हूँ या नहीं। इसको लेकर के 3 तरीके की थ्योरीज आती हैं हमारे पास। पहली है ट्रेड थ्योरी, दूसरी है बिहेवियरल थ्योरी और तीसरी है सिचुएशनल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी और सॉरी जो ट्रेड थ्योरी है इसको ग्रेटमैन थ्योरी भी बोलते हैं। और ग्रेटमैन थ्योरी ये मानती है कि एक जो लीडर होता है उसमें जन्मजात गुण होते हैं, बाय बर्थ वो लीडर होता है। नेता जो है वो जन्म से ही है, उसके अंदर जो गुण है वही उसको बेहतर बनाते हैं, बेहतर लीडर बनाते हैं। बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि सिर्फ गुणों से कुछ नहीं होता, वो उसके बिहेवियर में कैसे आ रहे हैं वो बहुत डिटरमाइन करता है कि वो लीडर बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे आपके अंदर गुण है पर वो गुणों को जब तक आप बिहेवियर में नहीं ला पा रहे तब तक आप लीडरशिप क्वालिटी आप में नहीं आ पाएंगी। और सिचुएशनल थ्योरी कहती है कि देखो भाई, जो लीडर्स वगैरह है ना वो सिचुएशन की देन होती है, सिचुएशन अगर आपके फेवर में है तो आप लीडर बन जाओगे। तो तीनों तरीके की थ्योरी जो है एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि a लीडर इज बोर्न एंड इज नॉट मेड, ये स्टेटमेंट ट्रेड थ्योरी के हिसाब से फिट बैठती है। ओके, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है ना, ये ध्यान रखना। एंड इससे पहले लीडरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ना, मैनेजरियल स्टाइल, मैनेजरियल ग्रिड। अब आप देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं लीडरशिप के ऊपर, अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंचे हैं एंड वी हैव इनकाउंटर्ड 2 क्वेश्चंस ऑन मैनेजरियल ग्रिड। नेक्स्ट आता है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब मैंने आपको बताया था ना, बुक्स की एक सेपरेट A4 साइज शीट पे अपना, या बुक्स जो आप नोट्स जहां पर बनाते हो आप वहां पर लिख लो इनको। ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो पहला है पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल एप्पलबी, मोटिवेशन पर्सनालिटी बाय अब्राहम मास्लो, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑडवे टीड, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अब मुझे ज्यादा नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि इन सब में एक तो एप्पलबी ने सबसे पहले काम करा था, एप्पलबी का मुझे पता है, यानी मैं 1 पे एप्पलबी को रख सकती हूँ। दूसरा मुझे ये पता है कि मास्लो की थ्योरी पहले आती है और हर्जबर्ग की थ्योरी बाद में आती है। ओके, तो इस हिसाब से मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, ईयर ध्यान नहीं है तो इस हिसाब से भी आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो।
ठीक है, यानी कि एप्पल बी के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ए, ठीक है, लास्ट में हर्जबर्ग है, ये भी ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ऑडवे टीड की बुक पहले आती है या मास्लो की बुक पहले आती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट हाँ 50% काम हमारा हो गया, दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट जो है वो कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑडवे टीड की बुक पहले आती है और मास्लो की थ्योरी बाद में आती है। ओके, ऑडवे टीड की बुक जो है वो पहले आती है और मास्लो की जो थ्योरी है वो बाद में आती है। ये ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि देखो बिहेवियरल है, जो मास्लो और हर्जबर्ग हैं ये जुड़े हुए हैं आपके मोटिवेशन थ्योरी से, और मोटिवेशन थ्योरीज जो है इसको आप कह सकते हो कि ये बिहेवियरल थ्योरी या ये जो सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसका पार्ट है। तो ये बहुत लेटर डेवलपमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाली डेवलपमेंट है। ओके, तो अगर आपको इनका आइडिया है तो यूल मैनेज, थोड़ा बहुत भी अगर आप ढंग से तुक्का मारते हो तो तुक्के वाले क्वेश्चंस होते हैं, बाकी आप भाई रट के जाना चाहते हो तो डेफिनेटली रट के जा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कोई ना ऐसे फॉल्स होप नहीं दूंगी, मैं क्वेश्चन को हमेशा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ जो आप बेयर मिनिमम पढ़ के जब जाते हो, आप भी आपने नोट्स पढ़ लिया, 2-3 बुक्स पढ़ ली, फिर आप जब जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई, इंसान ही हो आप रोबोट नहीं हो जो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बैठा के चल जाओ। बट ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप 50-50% पे आते हो ना, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फायदा ये होता है, तो यू कैन टेक द रिस्क। बट 50-50% हो तो एनीवे चलो मैं ईयर बता देती हूँ। तो एप्पल बी वाली जो बुक है ये आती है 1949 में, और जो आपकी ऑडवे टीड की बुक है, ठीक है, ये आपकी आती है ओके, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। इसमें मैंने ऑप्शन आपको शायद बी बताया या सी बताया, ए बताया बी बताया, एक सेकंड मुझे देखने दो, बी बताया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो फिर आता है आपका ऑडवे टीड की बुक आती है, ठीक है, और उसके बाद में फिर मास्लो की बुक आती है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 1954 में, अच्छा ऑडवे टीड वाली मैं बताना भूल गई, ये आपकी आती है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है ना, हाँ ये 1951 में पब्लिश हुई थी। और ऑडवे टीड की एक और बुक है, आप लिख लो, सिटीजन एंड सोवेरियन, वो 1962 में पब्लिश होती है, सिटीजन एंड सोवेरियन। बट डोंट वरी, इस पे क्वेश्चन कम ही आएंगे, इस पे नहीं आते, बट फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो ये 1962 में पब्लिश हुई थी। लेकिन ऑडवे टीड की ये जो बुक है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1951 में आई थी, ठीक है। उसके बाद में मास्लो की आती है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये 1954 में आई थी। और आपकी जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग की है ये 1966 में आई थी, याद रहेगा। एप्पल बी 1949, साथ बोल के देखो, एप्पल बी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1949, ऑडवे टीड द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1951, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी अब्राहम मास्लो 1954, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन फ्रेडरिक हर्जबर्ग 1966। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट कम्स हु ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज वर्कर, तो किसने दिया है, बहुत सिंपल सा है, पीटर ड्रकर ने दिया है। नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट पीटर ड्रकर ने दिया है। पीटर ड्रकर को पढ़ो, मेन थिंकर्स की लिस्ट में तो नहीं दिया हुआ है, बट इनको पढ़ो, ये बेसिकली फादर ऑफ मैनेजमेंट माने जाते हैं, जो मॉडर्न डे मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम करते हैं उसके मेन जो प्रोपोनेंट है वो पीटर ड्रकर है। आप इनको पढ़ते हो एज क्रिटिक्स ऑफ क्लासिकल थिंकर्स, क्लासिकल थिंकर्स में भी स्पेशली हेनरी फयोल के क्रिटिक्स के तौर पे आप पीटर ड्रकर को पढ़ते हो। तो जस्ट एक जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें पीटर ड्रकर के बारे में उनकी जो प्रोमिनेंट 3-4 बातें हैं उनको लिख लो, गूगल करो, उनकी 3-4 बातें जो हैं वो लिख लो, याद रहेगा आसानी से चीजों को, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली। Okay, next question है the idea that an employee is responsible to only one supervisor, who in turn is responsible to only one supervisor, and so on up to the top organization hierarchy is defined as, यानी पर्सन ए पर्सन बी को डायरेक्शन दे रहा है, पर्सन बी पर्सन सी को डायरेक्शन दे रहा है, यानी एक पर्सन एक ही बॉस से जो है वो डायरेक्शन ले रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि जितने ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं।
सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, मतलब सबॉर्डिनेट हो जाता है। एस्पिरिट दे कॉर्प्स जो है ये आपका टीम स्पिरिट जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये जो एस्पिरिट दे कॉर्प्स प्रिंसिपल है ये कौन से क्लासिकल थिंकर ने दिया है। ओके, एक एस्पिरिट दे कॉर्प्स के बारे में आप मुझे बताएंगे और एक मुझे आप बताएंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है, यूनिटी ऑफ कमांड इसका अपोजिट प्रिंसिपल है, अपोजिट प्रिंसिपल बिल्कुल अपोजिट है इसका, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है वो किसने दी थी, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होता है कि एक पर्सन, एक वर्कर 8 सुपरवाइजर से जो है वो डायरेक्शन लेगा, टोटल 8 सुपरवाइजर से। यूनिटी ऑफ कमांड एक पर्सन बस एक सुपरवाइजर से कमांड लेगा, ठीक है, ये फर्क है। तो आप मुझे बताएंगे एक तो एस्पिरिट दे कॉर्प्स किसने लिखी है, मतलब किसने प्रिंसिपल दिया है, और एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। मेक श्योर कमेंट में आप जरूर मेंशन करें, मैं खुद रिप्लाई करूंगी अगर आपके करेक्ट आंसर्स होते हैं तो। Then according to Douglas McGregor, which of the following is a perennial question in management? अब मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन, मतलब पेरेनियल क्वेश्चन होता है जो सदाबहार है, हमेशा है, पेरेनियल। तो अभी मैंने आपको बताया था एक चीज चलती रहती है कि लीडर्स ये बॉर्न होते हैं या लीडरशिप स्किल्स आप सीख सकते हो, यानी लीडरशिप स्किल आप जन्म से ही लेकर के पैदा होते हैं या बाद में भी लाइफ में सीखी जा सकती है। तो ये इस हिसाब से अगर हम देखें तो आर प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन, ये सिचुएशनल थ्योरी है, ये सिचुएशनल थ्योरी है। सक्सेसफुल मैनेजर्स आर बोर्न और मेड, ये डिबेट चलती रहती है, ठीक है। आर नॉट बोर्न बट मेड, नॉट मेड, ये ट्रेट थ्योरी है, ये ट्रेट थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, और ये जो है वो बिहेवियरल थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारी क्या डिबेट है कि दे आर बोर्न और मेड। अब देखो लीडरशिप के ऊपर अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी हम सिर्फ 20वें क्वेश्चन पे हैं, है ना इंटरेस्टिंग। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें पूछा जाता है कि करेक्ट आंसर क्या है। एक तरफ ऑथर है, दूसरी तरफ बुक है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज मुझे ड्वाइट वोल्डो को पता है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी ड्वाइट वोल्डो जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से है, नॉट डायरेक्टली बट है, इनका नाम आता है, बट मेनली ये जुड़े हैं एनपीए से, और एनपीए में भी इनकी बहुत फेमस कंट्रीब्यूशन है ही है। लेकिन इन ड्वाइट वोल्डो के अलावा, मतलब एनपीए के अलावा द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इनकी सबसे फेमस बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है। तो ये मुझे बहुत क्लियरली पता है। ओके, डगलस मैकग्रेगर का लीडरशिप एंड मोटिवेशन है, जॉर्ज गैन का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और निकोलस हेनरी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर है। ये बुक्स के मामले में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए बिकॉज चारों थिंकर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम चलें, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ए का 2 ना, ठीक है, बी का 3, सी 1, ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेंडरसन। इनमें से कौन सी जो है वो हेंडरसन ने मतलब कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को यूज नहीं किया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं इनके ईयर और बता देती हूँ, फिर आप बोलोगे मैडम ईयर और मेंशन कर देते। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में आती है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में डगलस मैकग्रेगर की लीडरशिप एंड मोटिवेशन आती है आपकी 1966 में। हर्सबर्ग वाली याद है, उसी के साथ में लीडरशिप एंड मोटिवेशन आती है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत बाद में, अप्रोक्सीमेटली आई गेस 1994 में पब्लिश होती है। इसका एक बार चेक कर लेना, ये जो बुक है ना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाली, इसका एक बार चेक कर लेना। और निकोलस हेनरी वाली बुक 1975 में आती है, ठीक है। इसका चेक करके और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देना ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। ओके जी, अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेंडरसन ने कौन सी अप्रोच नहीं दी है। सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हो सकता है हेंडरसन आपने नहीं पढ़ा। ओके, लेकिन क्वेश्चन समझो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते, इसको समझो। जब आप कंपेयर करते हो, मान लीजिए आपको यूएस और इंडिया
कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करना है, तो आप किस बेसिस पे कंपेयर करोगे? ब्यूरोक्रेसी के बेसिस पे, है ना? किस तरीके से डिसीजंस लिया जाता है इस बेसिस पे, कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट है यानी क्या क्या स्ट्रक्चर है, इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। बट क्या आप ह्यूमन रिलेशन बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री की सोसाइटी जो वो अलग होती है, सोसाइटी के हिसाब से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी वेरी करेगी। ये कंपैरिजन के लिए नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंपैरिजन। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। बाकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेंडरसन की अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है उसको। और हमारे जो नोट्स हैं, यूपीएससी वाले नोट्स है, उसमें हम प्रॉपरली हेंडरसन और इन सब के बारे में मेंशन करते हैं, तो वहां से भी आप इसको रीड कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है हेंडरसन ने नहीं मेंशन करी और पॉसिबल भी नहीं है। आप ह्यूमन रिलेशन के बेसिस पे जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है 23वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, साइबरनेटिक्स एंड एनर्जी कन्वर्जन, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एनर्जी कम्युनिकेशन प्रोसेस, शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, शैनन वीवर जो है वो बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन का मॉडल है, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि मैसेज भेजने वाला, फिर एक मीडियम होता है और फिर एक रिसीवर होता है और फिर जो है वो फीडबैक आता है। ये जो है ये शैनन वीवर मॉडल है, ये बेसिक सा हमें पता है। बट यहाँ पर पूछा गया है साइबरनेटिक्स, जनरल सिस्टम और एनर्जी कन्वर्जन, तीनों का मिक्स कहाँ पर हमें नजर आता है? तो वो नजर आता है हमें इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल पर। अच्छा, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओके। तो आई वॉज थिंकिंग अगर आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छे, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स, लीडरशिप के डिफरेंट मॉडल्स, इनके छोटे छोटे वीडियोस हम क्रिएट करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, साइबरनेटिक्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको एंट्रोपी कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही होती है जब ये डिग्रेड है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये एंट्रोपी बढ़ रही होती है। जैसे आप एक घर को बंद करके जाते हो तो वो घर धीरे धीरे आपको ही नहीं आ रहा तो वो गंदा होने लगता है, तो वो गंदगी क्या है? वो एंट्रोपी है, वो बढ़ रही है। इस एंट्रोपी यानी नेगेटिव करने के लिए एंट्रोपी को हमें क्या करना पड़ता है? हमें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, ये साइबरनेटिक्स ने बोला है, साइबरनेटिक्स मॉडल है ये। ओके, तो ये अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं इनके ऊपर जो है मैं वीडियोस अलग अलग मॉडल पे मैं क्रिएट करूंगी। बाकी आप भी अपने हिसाब से इसको गूगल करके इनको पढ़िएगा। और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। आज इंफॉर्मेशन एनर्जी पे क्वेश्चन है, कल ट्रांजैक्शनल पे आएगा, परसों कम्युनिकेशन प्रोसेस पे आएगा, शैनन वीवर तो है ही ऑल टाइम फेवरेट, साइबरनेटिक्स पे आ सकता है, जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पे आ सकता है, एनर्जी कन्वर्जन पे आ सकता है। इन पे पढ़िएगा जरूर। आई बिलीव इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस इन यूएसए बाय विच वन और मोर सीनेटर अटेम्प्ट टू डिले और ब्लॉक अ वोट ऑन अ बिल बाय एक्सटेंडिंग डिबेट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड टाइम ऑन प्रपोज्ड बिल इज नोन एज। अच्छा, ये होता है कि आप नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर वोटिंग हो, तो आप क्या करते रहते हो? डिबेट को एक्सटेंड करते हो। आपको पता है बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद में डिबेट होती है, तो आप डिबेट को इतना स्ट्रेच करते हो कि डिबेट जो है वो आपके ओवरऑल जो डिस्कशन होता है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, वो इसको कहते हैं फालतू की बातें करना। सो इट्स नॉन एज द फिलिबस्टर। और ये ना यूएसए में ज्यादा होता है क्योंकि यूएसए में डिबेट का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, आप अनलिमिटेड डिबेट कर सकते हो। इवन एक इंसिडेंट आता है 1957 में, जब स्ट्रॉम करके एक सेनेटर थे वहां पे, उन्होंने बेसिकली ना लगातार 24 घंटे और 18 मिनट तक वो बोलते रहे ताकि सिविल राइट्स बिल के ऊपर वोटिंग ना हो सके। इसको रोकने के लिए उन्होंने कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे और 18 मिनट तक बोला है, मतलब डिबेट करी है उन्होंने कॉन्टिन्यूसली, इन द सेंस कि जो वो आवर्स होते हैं ना उसके कांग्रेस के या सीनेट के जो आवर्स होते हैं उनमें उन्होंने लगातार डिबेट करी है। ओके, ऐसा ही मिलता जुलता है जेरीमेंडरिंग या गेरीमेंडरिंग, जैसे इसको प्रोनाउंस करते हो वैसे जेरीमेंडरिंग होता है ये होता है कि जो आपके इलेक्शंस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100
लोग रहते हैं, जिसमें से 50 लोग जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और 50 लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो जो अगेंस्ट में होते हैं ना, वो इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर 50 लोग जो रहते हैं ये लोग सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे 50 लोग जो रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इनकी ना एक अलग से वो बना दी जाएगी, इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि जो 50 लोग हैं वो दोनों जगह मेजोरिटी में आ जाए। मेजोरिटी में आ जाएंगे तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दोनों डिस्ट्रिक्ट से वोट मिलेगा, दोनों सीट इनके काबू में आ जाएगी। तो ये एक प्रकार की पॉलिटिकल टैक्टिक होती है वोट गेन करने की। जो आपका वो होता है ना, डिलिमिटेशन होती है, जहां पर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफाइन करते हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जहां पर आपके फेवर में वोट्स आ जाते हैं। लोगों को तो आप जीत नहीं सकते, आप वोटिंग को इस तरीके से कर दो ताकि आपके फेवर में आ जाए। और ये चीज यूएसए में ज्यादा प्रेवलेंट है। तो जेरीमेंटरिंग का भी पता होना चाहिए और फिलिबस्टर का भी पता होना चाहिए। फिलिबस्टर से फालतू की बातें, मैंने इसके ऊपर ना एक वीडियो क्रिएट करी हुई है वैसे फिलिबस्टर के ऊपर, उसको जरूर देखना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिग्स थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। वी ऑल नो अबाउट रिग्स, ठीक है। रिग्स जो है वो उन्होंने सबसे पहले अग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल दिया था, उसको उन्होंने अपडेट करके फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड मॉडल दिया, और इस पे भी उन्होंने 1975 में अपडेट करा, ठीक है, इसको भी उन्होंने अपडेट करा। तो ये जो अपडेटेड वर्जन है इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ही मॉडिफाइड हिज ओरिजिनल व्यूज अबाउट प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन 1975, ये बात सही है, ओके। देन ही अडॉप्टेड 2 डायमेंशनल अप्रोच फॉर प्रोपाउंडिंग दिस न्यू थ्योरी, ये बात भी जो है वो सही है। इसके अलावा ये कहते हैं कि तीसरा, ही इंट्रोड्यूस द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एज द सेकंड डायमेंशन, इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटीज आर डिवाइडेड इनटू ईओ प्रिज्मेटिक, ऑर्थो प्रिज्मेटिक एंड न्यू प्रिज्मेटिक, ये बात भी सही है। अब इसमें जो वैसे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रिग्स ने डिफरेंशिएशन को सेकंड डायमेंशन के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। वो ऑलरेडी प्रिज्मेटिक वाले में उसमें उन्होंने डिफ्रैक्शन को यूज कर चुके थे, वो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज कर चुके थे। यहाँ पर वो नए पैरामीटर्स लेकर के आते हैं, और कौन से नए पैरामीटर्स हैं उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप रिग्स की जो पूरी वीडियो है चैनल पे अवेलेबल है उसको देखिएगा, ओके। वो वीडियो पूरी देखिएगा, उससे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके आंसर सिर्फ आप रट नहीं सकते। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे इसे जस्ट पहले वाला है, ये आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट आपने एक बार पढ़ा आपको याद रह जाएगा। लेकिन ये जो रिग्स की थ्योरी है ना, इसको पूरी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो आई एडवाइज यू कि जस्ट आप रिग्स की पूरी वीडियो देखें, उसको समझें, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। मेहनत मांगते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग हो सकता है, मोस्ट वेलकम, जरूर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और बहुत जल्दी पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोज भी हम लेकर के आने वाले हैं हमारे यूजुअल स्टाइल में, यानी कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करना है। और इस बार के एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कट ऑफ थोड़ी और बढ़ानी है, क्योंकि हम भी कंपटीशन में आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड भी इस बार यूजीसी नेट के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, ओके जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल इसी टाइम पे, ठीक है, इसी टाइम पे आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिल जाएंगी, यानी अगले 25 क्वेश्चंस 26 से लेकर के 50 तक। कब मिलती हैं? सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच का ये टाइम होता है, मंडे टू फ्राइडे ये रहेगा, ओके जी। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। अगर आप नोट्स या क्वेश्चंस या आप कोचिंग लेना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर यूजीसी नेट, प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन 9896859767, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।